अब वो प्रमोटर का पैसा मान लो 10 रुपए से हो गया 10 लाख, इतना बढ़ गया। तुमने कहानी सुनी होगी पेटीएम की, अमेजोन की, कि शुरुआत में जिन्होंने पैसा डाला था एक टाइम में उनका पैसा कितना हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा निकाल लिया ना कंपनी से। ठीक उसी तरह से जो प्रमोटर होते हैं ना, अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, क्योंकि वो पैसा इसी शर्त पे डालते हैं कि जब आईपीओ आएगा तो हम अपना पैसा बढ़ाकर निकाल लेंगे। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, जो इक्विटी होता है ना, इक्विटी शेयर, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप। मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। अब ये XYZ कंपनी है, तो यहां पर मोस्ट लाइकली है कि मेरे पास उस कंपनी के शेयर भी होंगे। भाई बिना कंपनी, मतलब अगर मैंने कंपनी फॉर्म की है तो मेरे पास शेयर भी होंगे। तो अगर मेरे पास शेयर्स हैं और उस कंपनी के शेयर्स मैं लोगों को दे दूं, उसको डाइल्यूट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो लोगों के पास भी मेरी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। अब जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं आप लोग हैं, आप सबको मैं 10-10, 20-20 शेयर्स अपनी कंपनी के दे देता हूं, तो आप लोग मेरी कंपनी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 शेयरों के साथ? ओनरशिप, पार्टनरशिप, बिल्कुल सही। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कंपनी में? ओनर माने जाते हैं, पार्टनर माने जाते हैं, उसी फ्रैक्शन में जिसमें वो शेयर्स ओन करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में 100 हैं और 10-10 शेयर्स आपके पास हैं, तो 10% के ओनर आप भी कंपनी में माने जाएंगे ना। अब ओनर को कंपनी में क्या मिलता है? प्रॉफिट। और अगर लॉस हो गया कंपनी में तो लॉस भी तो लेना पड़ता है, बियर करना पड़ता है ना। तो इसी तरह से ना कंपनी में जो शेयर्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, यानी इक्विटी 2 तरह की हो सकती है। पहली जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरी जिसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ना, ये वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आप खरीदते हैं। आप जो शेयर खरीदते बेचते हैं ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर ना ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप को। अब ओनर को लॉस एंड प्रॉफिट दोनों लेना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कंपनी में कोई मैं मेजर चेंज ला रहा हूं तो मुझे आप सबकी राय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर तुम लोग पार्टनर हो, मैं कंपनी में मेजर चेंज कर रहा हूं, तो तुम तो सब 10-10% के पार्टनर हो, तुम्हारी राय लेनी जरूरी है या नहीं? जरूरी है। अगर तुम्हारे पे एक भी शेयर है तो तुम्हारी राय लेनी जरूरी है, लॉ के नहीं तो अगेंस्ट हो जाएगा वो। क्यों नहीं लेते? अभी बताता हूं ना, अभी बताता हूं। एक भी शेयर है तो मेल के थ्रू तुम्हें वोट मांगा जाएगा तुम्हारा। कहते हैं ना, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट। तुमने देखा है नेताओं को एक एक वोट से हारते हुए? फिर तुम्हारे पास शेयर है तो मेल चेक करोगे तब तो होगा, और उस कंपनी में कोई मेजर चेंज आ रहा होगा तब तो वो तुम्हारी राय भी लेंगे। अच्छा, कॉल नहीं करते हैं बंदों को, 10 करोड़ इन्वेस्टर है उनके पास, कॉल थोड़ी करेंगे। आएगा तुम्हारे पास, चेक करोगे, आएगा। अब कोई भी मेजर चेंज होता है कंपनी में तो वोटिंग राइट होता है एवरी इन्वेस्टर के पास, तुम्हारे पास भी है। तुम अपना वोट कास्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। उनकी वोटिंग लाइन शुरू होती है, जैसे KBC की शुरू होती है, ठीक है, और वो टाइम बताते हैं, इस टाइम पे वोट डालना है, दे सकते हो तुम। फोर्थ, अगर कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट, अगर कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट तो क्या होगा? आपको शेयर कंपनी में अपना नहीं मिलेगा, वापसी पैसा, ठीक है, डूब गया। तो जो पैसा है यानी मनी बैक जो है वो नहीं मिलता इन लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमने यहां लिखा है ना, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों लेना पड़ता है। अब इसके विपरीत जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड से मतलब है जिसमें 2 ट्रेड्स हों, पहली डेट की, दूसरी इक्विटी की। तो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन माने जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इसीलिए इन्हें हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है। अब अगर तुम्हें कोई कंपनी तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो तुम कंपनी में ऑनर नहीं माने जाओगे, क्या माने जाओगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जो कंपनी में उधार देता है। अब क्रेडिटर को तो फिक्स रिटर्न मिलता है ना, तो इनको तो फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर फिक्स रिटर्न मिलता है तो इनको वोटिंग राइट देने चाहिए क्या? नहीं देने चाहिए, राइट? ये है वो मतलब। हाँ, यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होते, पर कंपनी एक्ट 2013 में एक क्लॉज है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो इनको कंडीशनल वोटिंग राइट दे सकता है, पर नॉर्मली इनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। अब मान लो कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट, इस केस में क्या होगा? इनको पैसा दिया जाएगा, एसेट बेच कर दिया जाएगा। तो इनको पैसा वापसी दिया जाता है एसेट को बेच कर, और अगर कुछ छोटा मोटा पैसा बच गया तो इन बेचारों का नंबर आएगा, नहीं तो भूल जाओ। तो इक्विटी दो तरह की होती है, जैसा आपने समझा सीखा। अब यहाँ पर कोई डाउट है, समस्या है, प्लीज पूछ लीजिए। अब हम समझेंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, बिजनेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? शाबाश, कैपिटल की। यानी मान लेते हैं कि हमें अगर करना है बिजनेस तो हमें जरूरत होगी कैपिटल की, ठीक है? यानी हमें कैपिटल की जरूरत होगी। कैपिटल यानी फंड। अब ये फंड कहां से आएगा हमारे पास? दो तरीके हैं ना। पहला तरीका तो हम डेट ले लें, और दूसरा तरीका कि अपनी शेयर होल्डिंग बेच दें, इक्विटी। ये दो चीजें कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ज्यादा सही तरीका कौन सा है? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई दोनों में से तरीका कौन सा अच्छा है, तो तूने बोला डिपेंड करता है। बता कैसे डिपेंड करता है? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, तेरा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। पर सवाल यहां पर है कि अगर मान ले कंपनी की तेरे को बिजनेस की शुरुआत ही करनी है, तो तेरे को कौन लोन देगा? क्योंकि बिजनेस जमाना ही पड़ेगा ना अभी तो, या बढ़ाना पड़ेगा। जमे जमाए बिजनेस पर लोन लेना सही है, पर जो बिजनेस अभी शुरू हुआ है या जिसको मुझे एक्सपेंड करना है, ठीक है, वो अपनी पूरी पीक पर नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए तो मेरे को पैसा चाहिए। उसके लिए इन दोनों में से कौन सा तरीका होगा? इक्विटी ज्यादा ठीक होगा। अब देखो, अगर मैंने डेट लिया तो डेट में एक दिक्कत है, बिजनेस डूबा तो भी पैसा वापसी देना पड़ेगा, और बिजनेस डूब ही गया तो पैसा कहां से लाएंगे वापसी देने के लिए? तो इसका मतलब है ये तरीका थोड़ा सा रिस्की है। और अगर मैंने इक्विटी डाइल्यूट कर दी तो बिजनेस चले ना चले, पैसे की देनदारी थोड़ी है, डूबा तो सबका डूबा। तो कंपनी ना ये तरीका अपनाती है फंड रेज करने के लिए, ज्यादातर के अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए क्या करती है? ये तरीका अपनाती है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है ना, यहीं से वो कहानी शुरू हो जाती है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है, इसके दो सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जहां पर आईपीओ लिस्ट होता है। अब सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आईपीओ क्यों लाया जाता है, इसकी जरूरत क्या होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये कब लाया जाता है ये समझिए। देखिए, कंपनी को ना बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो ये बहुत सारे पैसे आप लोग देते हैं कंपनी को आईपीओ के थ्रू। इसका दूसरा भी रीजन हो सकता है आईपीओ लाने का। मान लो कंपनी को कभी ऐसे वक्त में जब पैसे की जरूरत थी, इनिशियल स्टेज पर कंपनी को ना कई लोगों ने फंडिंग कर दी, जो कंपनी के प्रमोटर बन गए। अब वो प्रमोटर का पैसा मान लो 10 रुपए से हो गया 10 लाख, इतना बढ़ गया। तुमने कहानी सुनी होगी पेटीएम की, अमेजोन की,
ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कि शुरुआत में जिन्होंने पैसा डाला था, एक टाइम में उनका पैसा कितना हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा निकाल लिया ना कंपनी से। ठीक उसी तरह से जो प्रमोटर होते हैं ना, अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, क्योंकि वो पैसा इसी शर्त पे डालते हैं कि जब आईपीओ आएगा तो हम अपना पैसा बढ़ाकर निकाल लेंगे। इसीलिए आईपीओ लाया जाता है। तो आईपीओ कब लाया जाता है? जब कंपनी या तो प्रमोटर को एग्जिट देना चाहती हो, या फिर कंपनी बड़ा बनने के लिए और पैसे की जरूरत होती है और वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर देते हैं। उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये वही कंपनी ला सकती है जो कंपनी का आईपीओ अब तक ना आया हो, यानी ये केवल पहली बार लाया जाता है। और अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी है तो आईपीओ नहीं आएगा, फिर तो कुछ और आएगा। सो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपना आईपीओ तब लाती है जब उसे पैसे रेज करने की जरूरत होती है या फिर अपने प्रमोटर को एग्जिट देने की जरूरत होती है। उन हालातों में कंपनी आईपीओ लाती है। अब सवाल ये है, आईपीओ कौन ला सकता है? मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है एबीसी, वो मैंने कल बनाई है, तो आज के आईपीओ ला सकता हूं मैं? नहीं ला सकता। ठीक है, आईपीओ लाने के लिए सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जो सेबी सेट करता है, जैसे टर्नओवर इतना होना चाहिए, पुरानी इतनी कंपनी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल इतना होना चाहिए। ये सारे नॉर्म्स अगर कोई फुलफिल करता है तो केवल वो आईपीओ ला सकता है। अब आईपीओ के प्रोसेस को समझते हैं। तो आईपीओ प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये मान लेना पड़ेगा कि आपकी कंपनी वो सारे के सारे जो नॉर्म्स है वो फुलफिल करती है, तभी तो आईपीओ प्रोसेस समझ पाएंगे। तो आईपीओ प्रोसेस समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम वो सभी चीजें फुलफिल करते हैं जिनसे आईपीओ आएगा। तो कंपनी सबसे पहले पता है क्या करेगी? एक मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी। देखो, आप लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना था तो आपने क्या किया, यहां पर एडमिशन लिया। अब मैं आपका मेंटोर हूं, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? स्टॉक मार्केट। तो आपको अगर आईपीओ लाना है तो आपको एक मेंटोर हायर करना पड़ेगा ना, जो आपको सारे प्रोसीजर्स बताए। ठीक है, तो उसे कहते हैं मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर को ना हायर करती है ये कंपनी जो अपना आईपीओ लाना चाहती है। अब मर्चेंट बैंकर को लीड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोला जाता है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा, आप अपने शब्दों में लिख लेना जैसे आपको याद रहे। ठीक है, मैं सिर्फ प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं, लिखना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये मर्चेंट बैंकर को हायर करती है और ये मर्चेंट बैंकर ना इसको मार्केट के बारे में एजुकेट करता है। ये बताता है सारे प्रोसीजर प्रोसेस के बारे में कि आपको ये करना पड़ेगा। तो मार्केट के बारे में ये एजुकेट करता है और ये सभी चीजें करने के लिए ये मर्चेंट बैंकर फी चार्ज करता है। और वो फी कितनी होती है? 1% से लेकर 3% ऑफ टोटल आईपीओ साइज। यानी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अगर आईपीओ है 1000 करोड़ का, तो इसकी फीस हायर एंड पे कितनी होगी? 30 करोड़। ये फीस हो गई। ठीक है, अब ये मर्चेंट बैंकर पता है क्या करेगा? इसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाएगा जिसे कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेते हैं तो उसमें डिटेल होती है ना कॉलेज के बारे में। तो इस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स, यानी उसकी बैलेंस शीट से लेकर उसका बिजनेस मॉडल, सारी चीजें, पैसे कहां पे खर्च करेगी, सारी चीजें। अब ये DRHP कौन बना रहा है? मर्चेंट बैंकर ही बना रहा है। सारे काम मर्चेंट बैंकर कर रहा है जिसके लिए वो पैसा ले रहा है। अब ये DRHP का कंपनी पता है क्या करती है? इसको ना सेबी को भेजा जाता है। ये DRHP सेबी को भेजी जाती है और सेबी आप सब लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, उसको भेजी जाती है। अब ये DRHP भेजने के बाद ये सेबी इसको क्या करती है? वेरीफाई करती है। अब ये वेरीफाई करती है इस DRHP को।
कि जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर सही होंगी तो सेबी क्या करेगी, इसको वेरीफाइड कर देगी। और अगर ये जो डिटेल्स हैं ये फेक हैं, फॉल्स हैं, तो डिसअप्रूवल दे देगी अपना कि भाई आपको आईपीओ का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि सेबी ने क्या किया है, वेरीफाइड कर दिया है इसको, किसको, आईपीओ को। तो ये वेरीफाइड हो गया है। अब वेरीफाइड होने के बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है, और जो अगला प्रोसेस है उसमें आईपीओ ओपन हो जाता है, यानी ये जो आईपीओ है ये ओपन हो जाता है। अब ये जो आईपीओ है ना 3 दिनों के लिए ओपन होता है, ध्यान रखना, 3 वर्किंग डे, सैटरडे संडे को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 3 वर्किंग डे के लिए ये आईपीओ ओपन होता है, और उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनकी एक कैटेगरीज होती है। अब ये इन्वेस्टर्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टर होगा जिसे हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब ये रिटेल इन्वेस्टर पता है कौन है, जो 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा रहा है, यानी आप 2 लाख रुपए डाल रहे हो ना तो आप रिटेलर की कैटेगरी में आओगे। दूसरी कैटेगरी होती है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, HNI बोला जाता है इनको। ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला स्मॉल HNI जो अबव 2 लाख और अप टू 10 लाख, ये इनकी लिमिट है। और ये जो बिग HNI है ये अबव 10 लाख डालते हैं। ठीक है, आईपीओ में 10 लाख से ज्यादा डाल रहे हो तो बिग HNI हो, छोटा डाल रहे हो 2 लाख से 10 लाख तो स्मॉल HNI हो। इसके बाद आते हैं एंकर इन्वेस्टर, यानी इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम कहते हैं DIIs और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनीज